You're a superhero. एपिसोड 157 की स्टार्टिंग में हमें ईशिडा और चिरुची के बीच में हो रही फाइट को दिखाया जाता है, जहां पर ईशिडा अपने ब्लेड्स का यूज करते हुए चिरुची के फेदर्स यानी कि विंग्स को काट चुका था। इधर अपने विंग्स को कटता हुआ देखकर चिरुची हैरान रह जाती है। आगे ईशिडा कहता है कि अच्छा हुआ कि मैं उस बेसमेंट में से ये चेनसो जिसका नाम जाले स्नाइडर है उसको लेकर आ गया, वरना आज तो मेरा काम खत्म ही था। या सुनते ही पेसे कहता है, 1 मिनट, तुमने बिना किसी की परमिशन के वो चेनसो लिया कैसे? इसका मतलब तुम एक चोर हो। जिस पर ईशिडा भड़कते हुए कहता है कि तुम आखिरकार किसकी साइड हो? पर तभी हम देखते हैं कि चिरुची एक बार फिर से ईशिडा पर अटैक कर देती है। ईशिडा उसके अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है और फिर उसे बताता है कि तुम्हारे फेदर्स यानी कि तुम्हारे विंग्स 2 सेकंड में लगभग 1.6 मिलियन बार वाइब्रेट करते हैं, पर जबकि मेरा चेनसो 2 सेकंड्स में ही लगभग 3 मिलियन से भी ज्यादा बार वाइब्रेट करता है। इसीलिए तुम्हारा इसके सामने टिकने का सवाल ही नहीं उठता। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हार मान जाओ। जिस पर चिरुची कहती है कि मैं हार नहीं मान सकती, और अगर मैं तुम्हारे साथ टिक नहीं पाऊंगी तो चलो अच्छा, मैं तुम्हें कुछ और दिखाती हूँ। और यह बोलने के साथ ही चिरुची अपने उन सभी फेदर्स को डिसआर्म कर देती है, जिसे देखकर ईशिडा हैरान रह जाता है। फिर ईशिडा कहता है कि मुझे नहीं पता था कि अरानकार्स अपने रिलीज फॉर्म को भी रिलीज कर सकते हैं। जिस पर चिरुची कहती है कि वैसे भी वो फॉर्म मेरे स्पिरिचुअल प्रेशर को कुछ ज्यादा ही एब्जॉर्ब कर रही थी, और उस फॉर्म का तुम्हारे ऊपर कुछ खास यूज भी नहीं था, तो इसीलिए मैंने उसे डिसआर्म कर दिया क्योंकि वही मेरे लिए बेहतर था। जिस पर ईशिडा कहता है कि मैंने आज से पहले किसी भी अरानकार को ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा। पर तभी चिरुची कहती है, हर अरानकार अपने रिलीज फॉर्म को डिस्कार्ड कर सकता है, पर प्रॉब्लम यही होती है कि जब वो अपने रिलीज फॉर्म को डिस्कार्ड करता है और अगर इस वक्त उनके पास उनका जंपाक्टू ना हो तो फिर वो अपने उस फॉर्म में कभी नहीं आ पाएगा। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से चिरुची की पूंछ लंबी होने लगती है, और फिर हम देखते हैं कि चिरुची की पूंछ में से ही एक वेपन बनता है जो कि बहुत ही ज्यादा रफ्तार से वाइब्रेट कर रहा था। फिर चिरुची कहती है कि अब इस वेपन का सामना करके बताओ, और यह बोलने के साथ ही वो ईशिडा पर अटैक कर देती है। ईशिडा उसके अटैक को डॉज करता रहता है और इधर वो चिरुची उस पर कई सारे अटैक करती रहती है। पर तभी अचानक से चिरुची का एक अटैक ईशिडा को हिट ही करने वाला था, पर तभी हम देखते हैं कि ईशिडा ने अपने जाले स्नाइडर से उस अटैक को ब्लॉक कर लिया और उसके वाइब्रेट होने वाले वेपन को भी काफी हद तक डैमेज करके काट दिया था। जिस पर चिरुची थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसे काटने की? फिर चिरुची कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, मेरे सामने नहीं टिक पाओगे, और वैसे भी ये तुम्हारा चेनसो जिसका नाम जाले स्नाइडर है वो सिर्फ कट करने के ही काम आ सकता है। पर तभी ईशिडा मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें ये किसने कहा कि जाले स्नाइडर सिर्फ कट करने के काम आता है? और तभी हम देखते हैं कि अचानक से ईशिडा का वो चेनसो जैसे दिखने वाला ब्लेड जाले स्नाइडर चिरुची के सभी स्पिरिचुअल प्रेशर को अपनी तरफ खींचने लगता है। आगे ईशिडा कहता है कि मेरा ये चेनसो जाले स्नाइडर ये सिर्फ कट करने के लिए नहीं बना है, ये तुम जैसे लोग जो कि रेसी का यूज करते हैं उनकी पावर्स को भी एब्जॉर्ब करने लगता है। और फिर ईशिडा कहता है कि तुम्हें बता दूं कि ये क्वेंसी कभी भी चेनसो या ब्लेड का यूज नहीं करता है, वो सिर्फ एक एरो और बो यानी कि तीर कमान का यूज करता है। यह बोलने के साथ ही ईशिडा चिरुची पर अटैक कर देता है। उधर से चिरुची भी ईशिडा के अटैक को ब्लॉक करने के लिए उस पर अटैक करती है, बट ईशिडा का अटैक उसके अटैक को बीच में से ही काटते हुए जाकर सीधे चिरुची को हिट करता है, और ईशिडा के जाले स्नाइडर की वजह से चिरुची वहीं पर गिर पड़ती है और अब वो लड़ने के हालात में बिल्कुल नहीं थी। आगे हम देखते हैं कि ईशिडा कहता है कि मुझे तुम्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा सम्मान की बात होगी, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़कर जा रहा हूँ। और यह बोलने के साथ ही ईशिडा वहाँ से जाने लगता है। पर तभी पेसे कहता है कि क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो कि वो मर गई है या आगे जाके मर जाएगी? जिस पर ईशिडा कहता है कि वो मरे या ना मरे, पर अगर वो आगे आकर मुझसे लड़ेगी तो वो मेरा सामना नहीं कर पाएगी, क्योंकि लगभग उसकी पूरी पावर्स अभी तक खत्म हो चुकी हैं। यह सुनने के साथ ही पेसे भी ईशिडा के साथ जाने लगता है। जाते हुए पेसे कहता है कि अच्छा हुआ कि तुमने उसे मार दिया इचिगो, वरना मैं उसे मार देता। जिस पर ईशिडा उसे बताता है कि मेरा नाम इचिगो नहीं उर्यू ईशिडा है। इधर हम चिरुची को देखते हैं जो कि यह सोचकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी कि आखिरकार उसे क्वेंसी ने कैसे हरा दिया। पर तभी वहाँ पर एसटीएस के मेंबर्स आ जाते हैं जो कि चिरुची से कहते हैं कि तुम जरा सा भी हिलना मत, अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगी तो ये तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। और यह बोलने के साथ ही वो अपने जंपाक्टू से चिरुची पर अटैक कर देते हैं और इसी के साथ सीन शिफ्ट
होता है और हम चैट को देखते हैं। इधर चैट भी एक अरानकार से फाइट कर रहा था और वो इस फाइट में इस वक्त बहुत ही ज्यादा पिट रहा था। इधर वो अरानकार जो चैट से फाइट कर रहा था वो कहता है कि तुम कितने कमजोर हो, भला तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान से लड़ने के लिए फॉर्मर स्पार्टा नंबर 107 गांटेन बाइनो मोस्केडा को क्यों भेजा गया। और फिर हमें पता चलता है कि उस अरानकार का नाम मोस्केडा होता है। आगे मोस्केडा कहता है कि अब तुम इसके आगे बिल्कुल नहीं जा सकते, तो क्यों ना तुम आसानी से मर जाओ। जिस पर चैट कहता है कि मेरा अभी मरने का कोई इरादा नहीं है, तो इसीलिए तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, यही तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा। और यह बोलने के साथ ही चैट मोस्केडा पर अटैक कर देता है, बट मोस्केडा उसके अटैक को बहुत ही इजीली ब्लॉक करते हुए उस पर फिर से अटैक करता है, जिसकी वजह से चैड एक दीवार में जाके लड़ पड़ता है। और एक बार फिर से मोस्केडा कहता है कि अब तो मैं तुम्हें जान से मार ही डालूंगा। जिस पर चैड कहता है कि मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरा अभी मरने का कोई इरादा नहीं है। और यह बोलने के साथ ही चैड अपने एल डायरेक्टो का यूज करते हुए मोस्केडा पर अटैक कर देता है। मोस्केडा चैड के एल डायरेक्टो से एक बार बच जाता है, पर तभी अचानक से चैड एक जोरदार पंच मोस्केडा को मारता है, जिसकी वजह से मोस्केडा भी जाकर एक दीवार से टकरा पड़ता है। आगे चैड कहता है कि अब मैं तुमसे अपनी पूरी पावर के साथ लड़ूंगा, जिसकी वजह से मैं यहाँ से जल्दी जा सकूं, क्योंकि मेरे पास अभी समय की थोड़ी कमी है। या सुनते ही मोस्केडा कहता है कि ये सुनने में बहुत ही दिलचस्प लग रहा है, शायद तुम्हारे पास कोई पावर जरूर है। या बोलने के साथ ही मोस्केडा चैड पर अटैक कर देता है और चैड को अपने एक ब्लेड जैसे वेपन से इतनी बार मारता है जिसको एटलीस्ट मेरे लिए गिनना तो नामुमकिन ही है। और फिर एंड में वो उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से चैड बहुत ही दूर जाके गिर के बेहोश हो जाता है। आगे मोस्केडा चैड से कहता है कि जल्दी से अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं होगे तो मैं तुम्हें जान से मार ही डालूंगा। पर चैड का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर मोस्केडा कहता है कि तुम सच में ताकतवर हो, पर पता नहीं क्यों तुम अपनी ताकत छुपा रहे हो। और यह बोलने के साथ ही वो एक बार फिर से अपने उसी धारदार वेपन से चैड पर अटैक कर देता है। बट तभी हम देखते हैं कि चैड के हाथों में एक हल्का सा मूवमेंट होता है और चैड उस अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर जाता है। फिर चैड कहता है कि एक्चुअली में मैं अपनी पावर्स को छुपा नहीं रहा था, वो तो बस जब से मैं हुए कोमुंडो में आया हूँ तब से मुझे अपनी पावर्स में कुछ अजीब महसूस हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज मेरी पावर्स को ब्लॉक कर रही थी, पर अब शायद वो ब्लॉक करने वाली चीज हट चुकी है, तो अब मैं अपनी पूरी पावर्स का यूज कर सकता हूँ। और यह बोलने के साथ ही चैड कहता है कि तुम इस वक्त जो देख रहे हो वो मेरे राइट आर्म की फुल पावर है। और यह बोलने के साथ ही ब्लीच एपिसोड 157 खत्म हो जाता है। एपिसोड 158 की स्टार्टिंग में ही हमें ईशिडा दिखाया जाता है, जिसके साथ में पेसे भी मौजूद था। पर तभी अचानक से पेसे ईशिडा के ऊपर अपनी मस्कस फेंक देता है। अब जिन्हें नहीं पता कि मस्कस क्या होता है, उसे बेसिकली बलगम कहते हैं, जो कि इस वक्त पेसे के नाक में से निकल रहा था। तो आप लोग समझ जाइए कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। इधर पेसे की इस हरकत पर ईशिडा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। जिस पर पेसे हैरान होते हुए कहता है कि तुम इससे घबराओ मत, ये तो मेरा इन्फिनिट स्लाइस अटैक है। जिस पर ईशिडा कहता है ओके, तो मतलब अभी तक तुम्हारे पास इन्फिनिट स्लाइस बचा हुआ था, तो तुमने उस बैटल में क्यों नहीं यूज किया जब मुझे उसकी जरूरत थी। जिस पर पेसे कहता है कि वो एक्चुअली उस वक्त खत्म नहीं हुआ था, वो शायद अंदर ही कहीं पर अटक गया था। फिर पेसे आगे जाते हुए अपने इन्फिनिट स्लाइस को टच करता है, जिसकी वजह से वो उसके हाथ में लग जाता है। जिसे देखते हुए पेसे कहता है कि मुझे माफ करना, पर ये सच में मेरा मस्कस ही था। जिसको सुनकर ईशिडा कहता है कि तुम अब मुझसे दूर ही रहना। और यह बोलने के साथ ही ईशिडा भागने लगता है, जिस पर पेसे ईशिडा का पीछा करते हुए कहता है कि तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते, वैसे भी हम दोनों ने साथ में अभी लड़ाई की थी। बट तभी अचानक से ईशिडा बहुत ही तेजी से पेसे से आगे निकल जाता है। बट जैसे ही वो कुछ आगे निकलता है, उसे चैट के स्पिरिचुअल प्रेशर्स में कुछ बदलाव होने का एहसास होता है। बट तभी पेसे का हाथ उसके पीछे आता है और पेसे उस पर अपने मस्कस लगा ही देता है, जिसकी वजह से ईशिडा उस पर चिल्ला पड़ता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से एक बार चैट को देखते हैं, जो कि इस वक्त अपने राइट आर्म की ट्रू फॉर्म में मोस्केडा के सामने खड़ा था। चैट कहता है कि मैं जब से हुए कोमुंडो में आया हूँ तब से मुझे अपनी पावर्स में कुछ बदलाव महसूस हो रहा है, और भले ही मैं एक सोल रीपर या एक क्विंसी की तरह नहीं हूँ, पर मैं उनसे कम भी नहीं हूँ। और फिर चैट कहता है कि मेरी पावर्स ना ही सोल रीपर की तरह है और ना ही क्विंसी की तरह, मेरी पावर्स बिल्कुल ही एक होलो की तरह है। फिर चैट बोलता है ब्राजो देरेसो देल जिगांटे, और यह बोलने के साथ ही उसके राइट आर्म से उसका स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज होने लगता है। जिस पर चैट कहता है कि ये है मेरे राइट आर्म की ट्रू फॉर्म, या तो फिर कहें कि उसकी ट्रू पावर। और यह बोलने के साथ ही वो मोस्केडा पर अटैक कर देता है। मोस्केडा इस अटैक से बच नहीं पाता और वो सीधे जाकर एक दीवार से टकरा पड़ता है। और इधर हमारा चैट पूरे स्वैग के साथ मोस्केडा के सामने
एक हीरो वाली वॉक कर रहा था। इधर मॉस्केडा कहता है कि इसकी पावर सच में बहुत ही हैरान करने वाली है, मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी ज्यादा पावर्स को होल्ड करता है। बट तभी अचानक से चैड उस पर फिर से अटैक कर देता है और फिर आगे चैड उस पर कई सारे अटैक करते ही रहता है। उनमें से कुछ अटैक्स को मॉस्केडा ब्लॉक कर पा रहा था और कुछ को नहीं कर पा रहा था। बट तभी अचानक से चैड अपने हाथ की पूरी पावर लगाते हुए एक बार फिर से मॉस्केडा पर अटैक करता है, जिसकी वजह से मॉस्केडा फिर से बहुत ही दूर जाके गिरता है। मॉस्केडा को मार खाते हुए देखकर चैड को थोड़ा सुकून मिल रहा था, पर तभी अचानक से मॉस्केडा खड़ा होते हुए कहता है कि तुम्हारी पावर सच में बहुत ही अविश्वसनीय है, पर एक तुम ही ऐसे नहीं हो जो अपनी ट्रू फॉर्म को रिलीज कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि मॉस्केडा अपनी ट्रू फॉर्म में था, जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। मॉस्केडा अपनी ट्रू फॉर्म में आते ही अचानक से चैड पर अटैक कर देता है और वो अटैक डायरेक्ट जाके चैड को हिट करता है। बट तभी हम देखते हैं कि चैड अभी तक सही सलामत बचा था और वो मॉस्केडा से कहता है कि मैंने अभी तक अपनी पूरी ट्रू फॉर्म रिवील नहीं की है। और फिर हम देखते हैं कि चैड अपनी डियाब्लो वाली ट्रू फॉर्म रिवील करता है, जहाँ पर उसके लेफ्ट आर्म में भी एक होलोफिकेशन जैसी पावर्स आ गई थी। चैड बताता है कि मेरा आर्म ज्यादातर डिफेंस के लिए ही बना है और इसकी फुल पावर मैंने डिफेंस में यूज की। यह सुनकर मॉस्केडा उस पर फिर से एक एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करता है, बट चैड उस एनर्जी ब्लास्ट को अपने लेफ्ट आर्म से बहुत ही इजीली रोक लेता है। मॉस्केडा फिर से एक ब्लास्ट से अटैक करता है, बट चैड फिर से उस एनर्जी ब्लास्ट को रोक लेता है। चैड कहता है कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, जिस पर मॉस्केडा अपनी फुल पावर का यूज करते हुए इस बार एक बहुत ही बड़े एनर्जी ब्लास्ट से चैड पर अटैक करता है। बट हम देखते हैं कि चैड ने अपने लेफ्ट आर्म का यूज करते हुए भी बस थोड़ी सी मशक्कत करते हुए उस अटैक को भी रोक लिया। यह देखकर मॉस्केडा हैरान रह जाता है। बट तभी चैड आगे जाते हुए मॉस्केडा को एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से मॉस्केडा थोड़ा दूर जाके गिरता है। और फिर हम देखते हैं कि चैड एक बार फिर से अपने पावर्स का यूज करते हुए मॉस्केडा को अपने लेग सेटों से अटैक करता है और वो अटैक डायरेक्ट जाके मॉस्केडा को हिट करता है। उस अटैक की वजह से वहाँ पर मौजूद एक दीवार पूरी तरह से टूट जाती है और दीवार के टूटते ही मॉस्केडा उस टनल से बाहर जाके गिरता है। और अब हम देखते हैं कि मॉस्केडा चैड से बैटल हार चुका था और अब वो लगभग मरने की कगार पर था। पर तभी चैड उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी ट्रू पावर्स को अनलॉक किया, जिसकी वजह से मैं अपनी आगे आने वाली फाइट्स में काफी इजीली सरवाइव कर पाऊंगा, तो इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। और यह बोलने के साथ ही चैड वहाँ से जाने लगता है। बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर कोई आ जाता है, जिसे देखकर मॉस्केडा कहता है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ चैड। बट तभी हम देखते हैं कि चैड के पीछे इस वक्त स्पार्टा नंबर 5 यानी कि न्योतारा गिल्गा खड़ा था। स्पार्टा नंबर 5 गिल्गा को देखते ही चैड कहता है कि इसका स्पिरिचुअल प्रेशर कुछ ज्यादा ही लग रहा है, पर अगर मैं इस पर अपनी एक बार में ही अटैक करूँ तो शायद मैं इसे जीत सकता हूँ। और यह बोलने के साथ ही चैड अपनी पूरी पावर्स का यूज करते हुए गिल्गा पर अटैक कर देता है और वो अटैक जाके डायरेक्ट गिल्गा को हिट करता है। बट तभी हम देखते हैं कि गिल्गा हंसते हुए कहता है कि क्या यही तुम्हारी पूरी ताकत है। और फिर हम देखते हैं कि गिल्गा उसे एक स्लैश मार देता है, जिसकी वजह से चैड का खून आसमान में उड़ने लगता है। और इसी के साथ ब्लीच एपिसोड 158 खत्म हो जाता है। एपिसोड 159 की स्टार्टिंग में हम नोइतोरा और चैड को देखते हैं, जहाँ पर नोइतोरा ने चैड पर अटैक करके ऑलमोस्ट उसको जान से ही मार डाला था। बट तभी सीन शिफ्ट होता है और हम इचिगो को देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें रुकिया भी दिखाई जाती है। उन सभी लोगों को अभी तक इसका एहसास हो चुका था कि चैड पर किसी ने जानलेवा हमला किया है। बट तभी अचानक से एक बार फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ओरिहिमे को देखते हैं, जहाँ पर उकियोरा ओरिहिमे के लिए खाना लेकर आया था। वो उससे कहता है कि तुम जल्दी से ये खाना खा लो और अगर तुम ये नहीं खाओगी तो मेरे पास दूसरे तरीके भी हैं। और फिर वो कहता है कि अगर तुम नहीं खाओगी तो हम न्यूट्रिशन तुम्हारे अंदर इंजेक्शन के जरिए भेजेंगे। बट तभी ओरिहिमे कहती है कि मुझे चैड के ऊपर एक जानलेवा हमला होने का एहसास हो रहा है, जिस पर उकियोरा कहता है कि ये तो होना ही था, क्योंकि वो लोग बिना सोचे समझे तुम्हें बचाने के लिए ह्योकुमुंडो में आ गए और इसीलिए अब वे सभी लोग किसी बकरे की तरह हलाल होकर मारे जाएंगे। यह सुनते ही ओरिहिमे थोड़ा गुस्सा हो जाती है और आगे बढ़ते हुए उकियोरा को एक स्लैप मार देती है। वह स्लैप पड़ते ही उकियोरा शांत हो जाता है, पर फिर हम देखते हैं कि उकियोरा वहाँ से जाने लगता है। उकियोरा को वहाँ से जाते हुए देखकर ओरिहिमे हैरान रह जाती है। उकियोरा वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम जल्दी से ये खाना खा लेना, मैं यहाँ पर 1 घंटे में वापस आऊंगा और अगर तुमने ये खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हें ये खाना जबरदस्ती खिलाऊंगा और इसे अपने दिमाग में जरूर रखना। यह बोलने के साथ ही उकियोरा वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ फिर से हमें एक बार नोइतोरा दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त बैठकर चैड को देख रहा था। वो कहता है कि मॉस्केडा भला इतने वीक अपोनेंट से हार कैसे गया। बट तभी वहाँ पर टेस्ला आ जाता है और आते ही वो कहता है कि मास्टर आप इस आदमी को मार क्यों नहीं देते, जिस पर नोइतोरा कहता है कि ऐसे कमजोर लोगों को मारकर मैं कभी भी ताकतवर नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे ताकतवर बनना है तो मुझे किसी ताकतवर को ही हराना होगा। यह बोलने के साथ ही नोइतोरा वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैंने किसी ताकतवर को
ढूंढ लिया है। बट तभी हम देखते हैं कि चैट खड़ा हो गया था और खड़ा होते हुए कहता है कि मेरे पास इस वक्त ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर है नहीं, तो मुझे अपना पूरा अटैक एक ही बार में लैंड करना होगा। और यह बोलने के साथ ही चैट अपने एल डायरेक्टो से नोइतोरा पर अटैक कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि टेस्ला उसके सामने आ जाता है और उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। बट क्योंकि चैट इस वक्त बहुत घायल हो चुका था, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। फिर नोइतोरा गुस्से के साथ टेस्ला से पूछता है कि तुम मेरे बीच में क्यों आए, जिस पर टेस्ला कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि शायद इसकी पूरी पावर लगा के ये आपको चोट पहुंचा सकता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बचा लूं। जिस पर नोइतोरा कहता है कि मेरी बॉडी अनडिस्ट्रक्टेबल है, इसलिए मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि मैं सबसे पावरफुल स्पाडा हूँ। और यह बोलने के साथ ही नोइतोरा वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम रेंजी और दंदो चाका को देखते हैं। रेंजी इस वक्त दौड़ते हुए चैट की मदद करने के लिए उसके पास जा रहा था, पर तभी वो देखता है जिस रास्ते पर वो चल रहा था वो सभी रास्ते इस वक्त अलग अलग हो गए थे। पर रेंजी ज्यादा सोचता नहीं है और उनमें से एक रास्ते पर चला जाता है। बट तभी अचानक वो नीचे गिर पड़ता है। आगे वो नीचे गिरते हुए एक सुरंग से होते हुए एक हॉल जैसी जगह पर पहुंचता है, जहां पर उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज स्पाडा नंबर 8 की होती है, जिसका नाम ज़ैलेपोरो ग्रैंड्स था, जिसे आगे से हम ग्रैंड्स ही कहेंगे। पर इससे पहले कि ग्रैंड्स कुछ कह पाता, तभी वहां पर दंदो चाका भी आ जाता है, जो कि आते ही रेंजी के ऊपर गिर पड़ता है। रेंजी उसे हटने के लिए कहता है, बट वो नहीं हटता क्योंकि उसका ध्यान रेंजी पर था ही नहीं। उसका ध्यान इस वक्त पूरी तरह से ग्रैंड्स पर था और वो ग्रैंड्स को पहचानते हुए कहता है कि एक मिनट, तुम तो स्पाडा नंबर 8 हो, जो कि बेसिकली वेको मुंडो के सबसे बड़े रिसर्चर हो। पर तभी अचानक से रेंजी ग्रैंड्स के चेहरे पर एक किक मारता है और उसे अपने आप से दूर कर देता है। इधर ग्रैंड्स कहता है कि जैसा कि इसने बताया, मैं एक स्पाडा हूँ, पर मैं बस एक रिसर्चर हूँ, इसलिए मेरे पास फाइटिंग स्किल्स कुछ खास है नहीं। तो क्यों ना एक बार हम बात करके इस मुद्दे को सॉल्व कर लें, क्योंकि मैं अलग अलग स्पिरिचुअल प्रेशर्स पर रिसर्च करता हूँ और मुझे तुम्हारे स्पिरिचुअल प्रेशर्स में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। तो इसीलिए हम अगर बैठकर बात कर लें बिना लड़ाई किए तो शायद ये हम दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। पर रेंजी उसकी बात को नहीं सुनता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों से बात करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर तुम लोगों को खत्म करने के लिए आया हूँ। और यह बोलने के साथ ही रेंजी कहता है बंग काई, और यह बोलते ही वो जाबिमारू से ग्रैंड्स पर अटैक कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड्स ने उस अटैक को बहुत ही इजीली ब्लॉक कर लिया था। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें रूकिया और सर कायन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर सर कायन सीबा और उन्होंने अभी तक जितनी होलोस को खाया था उन सभी को मर्ज कर दिया था। फिर कायन सीबा कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम डर गई रूकिया? फिर वो बताते हैं कि मैंने अभी तक लगभग 33,650 होलोस को खाया है और मैं उन सभी की पावर्स को यूज कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं बता दूं कि तुम इस वक्त लगभग 30,000 होलोस की फौज से लड़ रही हो, तो तुम्हारा जीतने का कोई चांस ही नहीं बनता। यह सुनते ही रूकिया हैरान हो जाती है। पर तभी कायन सीबा बहुत ही जोरों से हंसने लगते हैं और हंसते हुए रूकिया पर अटैक कर देते हैं। वो रूकिया पर कई सारे अटैक करते हैं जिनसे रूकिया अभी तक सिर्फ बची रही थी। पर तभी अचानक से वो अपने जंपाक्टू का यूज करते हुए, जो कि देखने में एकदम ट्राइडेंट की तरह लग रहा था, रूकिया पर अटैक कर देते हैं। रूकिया उस अटैक को अपने जंपाक्टू से ब्लॉक करने की सोचती है, बट उसका जंपाक्टू उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और वो बीच में से ही टूटते हुए रूकिया को जा लगता है। जैसे ही वो रूकिया को लगता है, वो रूकिया के आर पार चला जाता है और तभी रूकिया लगभग बेहोश होने लगती है। बट तभी अचानक से रूकिया को कायन सीबा के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आते हैं, जहाँ पर कायन सीबा कहते हैं कि अगर भविष्य में कोई ऐसी परिस्थिति आए जिसमें तुम्हें मुझे मारना पड़े तो बिल्कुल भी मत हिचकिचाना, पर कुछ भी हो जाए तुम कभी भी किसी फाइट में अकेले मत मरना। पर तभी हम देखते हैं कि रूकिया को होश आने लगता है। रूकिया कायन सीबा यानी कि उस स्पाडा के जंपाक्टू को पकड़ते हुए उसे अपने अंदर से निकालने की कोशिश करती है, जिस पर कायन सीबा कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इस अटैक के बाद जिंदा बच पाओगी। पर तभी अचानक से रूकिया अपनी स्वॉर्ड को आगे करती है, जो कि इस वक्त टूट चुकी थी, जिसे देखकर कायन सीबा कहते हैं कि तुम कितनी नासमझ हो, क्या तुम अब अपनी इस टूटी हुई जंपाक्टू से मुझे मारना चाहती हो? पर तभी हम देखते हैं कि रूकिया कहती है सनो माय सिराफूने, और यह बोलते ही उसकी स्वॉर्ड रीजनरेट हो जाती है और वो कुछ ऐसे रीजनरेट होती है जो रीजनरेट होते ही डायरेक्ट जाके कायन सीबा के सर पर लगती है और वो इस वक्त तक कायन सीबा के सर के आर पार हो गई थी। फिर रूकिया कहती है फेयरवेल स्पाडा, और यह बोलने के साथ ही रूकिया उसे आधे पे से ही काट देती है। जैसे ही वो स्पाडा आधे पे से कटता है, वहाँ पर लिक्विड फ्लो करने लगते हैं, जिसमें से हमें 2 स्कल्स दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक स्कल कहता है लॉर्ड आइजेन, आपने मुझसे वादा किया था
कि अगर मैं आपकी साइड रहूंगी तो मुझे कभी भी तकलीफ नहीं झेलनी होगी, तो आखिरकार मुझे इतनी तकलीफ हो क्यों रही है। फिर हम देखते हैं कि वो स्कल इस वक्त छटपटा रहा था, क्योंकि इस वक्त वो बाहरी इन्वायरमेंट में था। इधर हमें एक तरफ लॉर्ड आइजन दिखाए जाते हैं, जो कि शायद इस वक्त तक उस स्कल की बातें सुन रहे थे, पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दूसरा स्कल दिखाया जाता है, जो कि काइन सिबा के बॉडी में से ही निकला था। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं इसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आखिरकार मैं तुमसे हार कैसे गया। और यह बोलने के साथ ही वे दोनों स्कल्स मारे जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें रोकिया दिखाई जाती है, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा थकी हुई थी। इधर दूसरी तरफ हम रेंजी को देखते हैं, जो कि इस वक्त ग्रैंट से फाइट कर रहा था, पर क्योंकि रेंजी के बंकाई ने ग्रैंट पर इस वक्त कोई भी इफेक्ट नहीं किया था, इसीलिए ग्रैंट अभी तक सही सलामत खड़ा था। आगे ग्रैंट कहता है कि मैंने पहले भी तुम्हारी फाइट्स को एनालाइज किया था और मैंने तुम्हारी पहले होने वाली मूवमेंट्स को भी देखा है, तो इसलिए मैंने इस रूम को ऐसे डिजाइन किया है जिसमें तुम्हारा बंकाई किसी काम का नहीं है। यह सुनते ही रेंजी कहता है कि अगर तुमने पहले भी मेरे मूवमेंट्स को देखा है तो इसका मतलब तुम मुझसे जरूर लड़े होगे, पर मुझे ये बिल्कुल याद नहीं है कि तुम मुझसे कब लड़े थे। जिस पर ग्रैंट कहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं लड़ा था, वो मेरा भाई था जो कि एक आरानकार था, पर तुमने उसे मार दिया, पर फिर भी अच्छा हुआ कि वो कीड़ा मारा गया। यह सुनते ही रेंजी कहता है कि तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर अपने भाई का बदला लेने नहीं आए हो। इधर एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ एस्पाडा मेंबर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर उन्हें ये पता चल चुका था कि इस वक्त एस्पाडा नंबर 9 यानी कि काइन सिबा अभी तक मारे जा चुके थे। फिर हमें एक एस्पाडा मेंबर सोते हुए दिखाया जाता है, जिसे एक लड़की जगाते हुए कहती है कि इस वक्त एस्पाडा नंबर 9 मर चुका है, तो क्या आपको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिस पर वो एस्पाडा कहता है कि मुझे ये पहले से पता है, पर क्या तुम मुझसे कुछ चाहती हो कि मैं इसके बारे में कुछ करूं। इधर एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम रेंजी को देखते हैं, जो कि इस वक्त ग्रैंट पर अटैक कर रहा था। वो ग्रैंट पर अटैक करते हुए कहता है रोर काफी मारू, और यह बोलने के साथ ही उसका जंपाक 2 एक सोर्ड और चैन का मिक्सचर बनते हुए ग्रैंट पर हमला कर देता है। ग्रैंट इस वक्त बहुत ही डरा हुआ था, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि रेंजी उस पर ऐसे अटैक भी कर सकता है, पर फिर भी वो उन सभी अटैक को डॉज कर रहा था। इधर रेंजी एक बार फिर से अपने जंपाक 2 से ग्रैंट पर अटैक करता है, पर तभी हम देखते हैं कि ग्रैंट अपने जंपाक 2 का यूज करते हुए रेंजी के अटैक को बहुत ही इजीली ब्लॉक कर लेता है और एक कातिल स्माइल के साथ कहता है कि तुम्हें सच में लगा कि तुम्हारे ये अटैक मुझ पर काम करेंगे। मैं बस अभी तक उन अटैक्स को टेस्ट कर रहा था कि आखिरकार वो कितने इफेक्टिव हैं, पर वो सभी अटैक्स मेरी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। इधर तभी रेंजी को एक छोटा सा रियलाइजेशन होता है और वो ग्रैंट से कहता है कि तुम मेरे अटैक्स को एक ही जगह पर खड़े होकर ब्लॉक कर रहे थे, आखिरकार तुमने ऐसा किया कैसे। जिस पर ग्रैंट कहता है तुम्हारे अटैक्स इतने पावरफुल नहीं है कि मुझे इनके लिए इतना सोचना पड़े, और यह बोलने के साथ ही वो रेंजी पर एक जोरदार हमला कर देता है। इस हमले की वजह से रेंजी काफी घायल हो जाता है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और ग्रैंट पर फिर से अपने जंपाक 2 से अटैक कर देता है। पर इससे पहले कि वो उस पर अटैक कर पाए, तभी हम देखते हैं कि ग्रैंट अपने जंपाक 2 का यूज करते हुए रेंजी का कंधा काट देता है, जिसकी वजह से रेंजी जमीन पर गिर पड़ता है। पर तभी वहाँ पर 2 आरानकार्स मास्टर चिल्लाते हुए आ जाते हैं, जिनका नाम ल्यूमिना एंड वेरोना होता है, जिन्हें देखकर ग्रैंट कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर ल्यूमिना एंड वेरोना कहते हैं कि एस्पाडा नंबर 9 यानी कि अरूरू रेई मारा गया। यह सुनते ही ग्रैंट कहता है कि इससे लड़ते हुए मैं इतना मग्न हो गया था कि मेरा इस पर ध्यान ही नहीं गया कि एस्पाडा नंबर 9 अभी तक मारा जा चुका है। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से रेंजी उठते हुए अपने सीकाई से ग्रैंट पर अटैक कर देता है, बट ग्रैंट उस अटैक को बहुत ही इजीली ब्लॉक कर लेता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें इचिको दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त रुकिया की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसे इस वक्त रुकिया के स्पिरिचुअल प्रेशर में बहुत ही ज्यादा बदलाव महसूस हो रहा था। पर तभी अचानक से एक गेट खुलता है, जहाँ से हमें उकियोरा दिखाई देता है। उकियोरा वहाँ पर आते हुए ही कहता है कि तुम इस वक्त बहुत ही ज्यादा जल्दी में लग रहे हो। पर तभी इचिको उसे देखकर कहता है कि 1 मिनट, तुम तो वही हो, तुम्हारा नाम उकियोरा है ना। जिस पर उकियोरा सीढ़ी से नीचे आते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही पहचाना, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने तो तुम्हें अपना नाम कभी नहीं बताया था, तो तुम्हें मेरा नाम पता कैसे चला। आगे उकियोरा इचिको से कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड ओरिहिमे अब मारी जा चुकी है, या तो फिर एक तरह से कहे कि एस्पाडा नंबर 9 और ओरिहिमे ने एक दूसरे को मार डाला। यह सुनकर इचिको हैरान रह जाता है और वो उकियोरा से कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जिस पर उकियोरा कहता है कि हाँ, एक तरह से अभी रुकिया मरी नहीं है, पर वो इस वक्त इतना ज्यादा जख्मी है
कि उसके बचने का कोई चांस नहीं है, तो इसीलिए उसे डेड ही समझ लो। यह सुनते ही इचिगो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी हम देखते हैं कि उकियोरा उससे रोकते हुए कहता है कि तुम आखिरकार जा कहाँ रहे हो, जिस पर इचिगो उससे बोलता है कि मैं जा रहा हूँ रुकिया को बचाने। उकियोरा कहता है कि क्या मुझे यहाँ पर ऐसे छोड़कर जाना सही होगा, क्या पता बाद में मैं तुम पर हमला कर दूं। जिस पर इचिगो कहता है कि तुमने अभी तक मेरे किसी भी फ्रेंड को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो इसीलिए मेरे पास तुमसे लड़ने का कोई भी कारण नहीं है। पर तभी उकियोरा इचिगो से कहता है कि क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी फ्रेंड ओरिहिमे को यहाँ पर आने के लिए मैंने ही मजबूर किया था। यह सुनते ही इचिगो हैरान रह जाता है और फिर एकदम लाइट की स्पीड से अपने चंपाकटू का यूज करते हुए उल्कियोरा पर अटैक कर देता है, बट उल्कियोरा उस अटैक को बहुत ही इजीली ब्लॉक कर जाता है। इचिगो उल्कियोरा से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ओरिहिमे खुद से यहाँ पर आई है, पर अच्छा हुआ कि तुमने ये बता दिया कि वो जबरदस्ती यहाँ पर लाई गई है। पर क्या तुम्हें ये थोड़ा सा भी अंदाजा है कि तुम्हारी इस हरकतों की वजह से सोल सोसाइटी के सभी लोग ओरिहिमे को एक गद्दार समझते हैं। जिस पर उल्कियोरा कहता है कि अगर वो सभी उन्हें गद्दार समझते हैं तो एक तरह से हमारा प्लान सक्सेस ही हुआ। यह सुनते ही उल्कियोरा इचिगो को कुछ दूर फेंक देता है। इचिगो कुछ पीछे जाते हुए ही नेल से कहता है कि तुम अब थोड़ा बच के रहना और जितना हो सके मुझसे दूर रहो, क्योंकि अब यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। और यह बोलने के साथ ही वो कहता है बंकाई, और तभी इचिगो के पास से बहुत ही अधिक मात्रा में स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज होने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि इचिगो होलोफाइड हो चुका था। होलोफाइड होते ही वो अपने गेत्सुगा टेंसो से उकियोरा पर अटैक कर देता है। उकियोरा उस गेत्सुगा टेंसो को अपने एक हाथ से रोकने का कोशिश करता है, पर वो नहीं रोक पाता। फिर वो अपने दूसरे हाथ का प्रयोग करता है, बट वो फिर भी नाकामयाब होता है और वो गेत्सुगा टेंसो का अटैक डायरेक्ट जाके उल्कियोरा को लग जाता है। इधर हम देखते हैं कि उस एक अटैक की यूज करते ही इचिगो का मांस टूट चुका था और वो इस वक्त तक बहुत ही ज्यादा थक चुका था, पर उसे अपनी थकान का इतना ज्यादा एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने उल्कियोरा को हरा दिया है। पर तभी उसे नील की आवाज सुनाई देती है जो सीधे आकर इचिगो से टकरा पड़ती है, जिसकी वजह से इचिगो लुढ़कते हुए एक पिलर से जाके लड़ पड़ता है। नील कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम इस फाइट में मारे जाओगे, पर इचिगो से कहता है कि हमारे पास अभी इस सभी बातों के लिए समय नहीं है, हमें अभी रुकिया के पास जाना होगा। पर तभी हम देखते हैं कि उल्कियोरा खड़ा हो गया था, जिसे देखकर इचिगो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। उल्कियोरा कहता है कि क्या तुम इतना ही कर सकते हो, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे अंदर थोड़ी मोड़ी पावर तो जरूर होंगी। और यह बोलने के साथ ही उल्कियोरा इचिगो पर एक लाइट बीम जो कि देखने में ग्रीन थी उससे अटैक कर देता है। उस लाइट बीम की वजह से इचिगो एक दीवार से टकराते हुए उसकी दूसरी साइड जाकर व्हाइट सैंड में गिरता है। इचिगो इस वक्त बहुत ही ज्यादा थक चुका था, इसीलिए वो नील को लेकर भागने लगता है। वो नील से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अभी कोई ऐसी जगह ढूंढता हूँ जहाँ पर तुम थोड़ा सेफ रह सको। पर तभी अचानक से वहाँ पर उल्कियोरा आ जाता है और वो एक जोरदार हमला इचिगो पर करता है, जिसकी वजह से इचिगो फिर से एक दीवार से टकराता है और काफी ज्यादा घायल हो जाता है। पर तभी वहाँ पर उल्कियोरा आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर कुछ काबिलियत जरूर है, क्योंकि तुम्हारे एक अटैक को रोकने के लिए मुझे अपने दोनों हाथों का यूज करना पड़ा। पर तभी अचानक से इचिगो अपनी जंपाकटू को उल्कियोरा के चेस्ट के पास रख देता है और उससे कहता है कि तुम ही हो एस्पाडा के लीडर, तो अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मुझे आगे और किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर तभी उल्कियोरा कहता है कि तुम जरूर कुछ गलती कर रहे हो, क्योंकि मैं एस्पाडा नंबर 4 हूँ और अगर तुम मुझे यहाँ पर खत्म भी कर दो, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा नामुमकिन लग रहा है, फिर भी तुम्हें मुझसे पावरफुल लोगों से लड़ना होगा। और यह बोलने के साथ ही उल्कियोरा अपने हाथ को इचिगो के चेस्ट के अंदर घुसा देता है और इचिगो से कहता है कि अगर तुम मुझे हराने में कामयाब भी हुए फिर भी तुम ओरिहिमे तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि वहां पर लगभग मुझसे 3 गुना पावरफुल एस्पाडास तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। और यह बोलने के साथ ही वो इचिगो के चेस्ट से अपना हाथ निकाल लेता है, जिसकी वजह से इचिगो वहीं जमीन पर लगभग मरने की हालात में आ जाता है। उल्कियोरा वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें इस वक्त 2 ऑप्शंस दे रहा हूँ, या तो तुम यहीं पर रहकर मर जाओ, या तो अगर तुम्हारे अंदर चलने की थोड़ी सी भी हिम्मत हो तो तुम यहाँ से सोल सोसाइटी चले जाओ, और अगर नहीं जा सकते तो फिर मरो। यह बोलने के साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर कुछ इस प्रकार से रिलीज हो रहा था जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल रही थी। इधर ओरिहिमे को भी ये एहसास हो जाता है कि इचिगो इस वक्त बहुत ही ज्यादा जख्मी है और उसे मेरी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। पर तभी वहाँ पर 2 आरानकार्स आ जाते हैं, जिनमें से एक का नाम मेलोनी और एक का नाम लोली होता है। मेलोनी ओरिहिमे से कहती है कि तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर 5 लोग आए हैं, क्या तुम कोई प्रिंसेस हो?
पर तभी वो अचानक से मेलोनी के बाल पकड़ते हुए उसे जमीन पर पटक देती है और कहती है कि तुम लॉर्ड आइजन की तारीफ के काबिल नहीं हो। और फिर मेलोनी ओरिहिमे से कहती है कि मुझे तुम्हारा रोता हुआ चेहरा देखना है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम रेंजी को देखते हैं जो कि इस वक्त ग्रांट से फाइट कर रहा था। वो फाइट करते हुए अपने काबीमारू का यूज करके ग्रांट पर एक जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से ग्रांट एक गोल आकार से दिखने वाले काबीमारू के अटैक में कैद हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि ग्रांट उस अटैक से बच चुका था और बचते हुए वो रेंजी से कहता है कि शायद तुम इतना ही लड़ सकते हो। और यह बोलने के साथ ही वो वहाँ पर कई सारे होलोस को ले आता है, जिन्हें देखकर रेंजी बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर ग्रांट बताता है कि ये सभी होलोस नॉर्मल होलोस से बहुत अलग हैं, क्योंकि इन पर मैंने एक्सपेरिमेंट करके इनकी पावर्स को इनहेंस कर दिया है। पर तभी अचानक से रेंजी के नीचे से एक होलो निकलता है, जिसकी वजह से रेंजी जमीन पर गिर पड़ता है। वो होलो रेंजी पर अटैक करता है, पर रेंजी अपनी जंपाक्टू का यूज करते हुए उस होलो के हाथ को काट देता है, जिसकी वजह से वो होलो बहुत ही ज्यादा तड़पने लगता है। उसे तड़पता हुआ देखकर ग्रांट कहता है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये ऐसे हालात में होता है तो ये बिल्कुल पागलों की तरह अटैक करता है। और तभी हम देखते हैं कि उस आरानकार ने रेंजी पर एक जानलेवा हमला कर दिया था, पर तभी एक एरो आके उस आरानकार को लगता है, जिसकी वजह से वो आरानकार मारा जाता है। और फिर हमें दूसरी तरफ उरयू इशिडा दिखाया जाता है, जो कि रेंजी से कहता है कि तुम्हें शायद इस वक्त मेरी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम मेनोली और लोरी को ओरिहिमे को परेशान करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वे दोनों ओरिहिमे को काफी बुरी तरह से मार रही थी। जिस पर ओरिहिमे कहती है कि आखिरकार तुम लोग ये कर क्यों रही हो, जिस पर मेनोली कहती है कि तुम लॉर्ड आइजन की इतनी खास नहीं हो सकती। और यह बोलने के साथ ही वो ओरिहिमे के बालों को पकड़कर उसे दूर फेंक देती है और फिर उस पर अपने सेरोब्लास्ट से अटैक करती है। पर इससे पहले कि वो सेरोब्लास्ट ओरिहिमे को लगे, ओरिहिमे हट जाती है और वो सेरोब्लास्ट जाके दरवाजे को हिट करता है, जिसकी वजह से वो दरवाजा टूट जाता है। आगे हम देखते हैं कि लोली ओरिहिमे पर अटैक करके उसे जान से मारने वाली थी, पर तभी अचानक से वहाँ की दीवार टूटती है और हमें ग्रीमजो दिखाया जाता है, जो कि अंदर आते हुए कहता है कि तुम लोग शायद इस वक्त बहुत ही ज्यादा मजे कर रही हो, क्योंकि यहाँ पर ओक्यूरा है नहीं, तो शायद अब मुझे ही कुछ करना होगा। ग्रीमजो को देखकर वे दोनों हैरान रह जाती हैं। ग्रीमजो आगे जाते हुए कहता है कि तुम लोग आखिरकार इसे परेशान क्यों कर रही हो। और फिर वो अचानक से लोली पर एक छोटा सा अटैक करता है, जिसकी वजह से लोली कुछ दूर जाके गिरती है। फिर ग्रीमजो कहता है कि मुझे माफ करना, शायद मैंने अपनी कुछ ज्यादा ही पावर यूज कर ली। इधर ग्रीमजो को देखकर मेलोली अपने शेरों से उस पर अटैक करने आती है, पर ग्रीमजो उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके शेरों को ब्लॉक कर देता है। और फिर अपने शेरों से उस पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हें मुझ पर अटैक करने से पहले कम से कम अपने शेरों पर मास्टरी हासिल करनी होगी। और यह बोलने के साथ ही वो मेलोनी को अपने शेरों से खत्म कर देता है और फिर वो लोली की तरफ बढ़ पड़ता है। लोली उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर कहती है कि लॉर्ड आइजन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, जिस पर ग्रीमजो कहता है कि लॉर्ड आइजन को तुम्हारे जैसे कीड़ों के मरने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह कहते ही ग्रीमजो लोली को अपने पैरों से कुचल देता है, जिसे देखकर ओरिहिमे कहती है कि तुम आखिरकार ये सब कर क्यों रहे हो। जिस पर ग्रीमजो कहता है कि तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया था, मैं यहाँ पर बस उस एहसान को उतारने के लिए आया था जो तुमने मेरे हाथ को फिर से ठीक करके किया था। पर क्योंकि अब मैंने तुम्हारे उस एहसान को उतार दिया है, तो अब हम दोनों का हिसाब चुकता हो गया। पर इससे पहले मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए। इधर एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम इशिडा को देखते हैं, जिसने अभी तक उस आरानकार को फिनिश करके रेंजी को बचा लिया था। उस आरानकार के मरते ही उसके साथी आरानकार बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। इधर ग्रैंट कहता है कि तुम हो गॉन, जिस पर इशिडा उसे अपना पूरा नाम बताते हुए कहता है कि मैं हूँ उरयू इशिडा, एक क्विंसी। यह सुनते ही ग्रैंट बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि आज जश्न होगा, क्योंकि आज मैं एक सोल रीपर जो कि बंग का यूज करता है और एक क्विंसी दोनों को मारने वाला हूँ। इशिडा ग्रैंट से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर ग्रैंट कहता है कि मैं हूँ एक स्पाडा। पर यह सुनते ही इशिडा ग्रैंट के पीछे आ जाता है और उससे कहता है कि तुम एक स्पाडा हो, पर फिर भी तुमने अपने डिफेंस को खुला रखा है। और यह बोलने के साथ ही वो अपने क्विंसी पावर्स को यूज करते हुए एक एरो से ग्रैंट पर अटैक कर देता है, जो कि डायरेक्ट जाके ग्रैंट को हिट करता है और उसके पेट के आर पार चला जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि जिस एरो से इशिडा ने ग्रैंट पर अटैक किया था, वो एरो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और ग्रैंट हंसते हुए कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम अपने इस छोटे से एरो से मुझे मार डालोगे? वो तो मैं बस अभी तक तुम्हारी पावर्स और एबिलिटीज की एनालिसिस कर रहा था और अब मुझे ये पता चल गया कि तुम्हारी कमजोरियां क्या है। यह बोलने के साथ ही ग्रैंट बहुत ही जोरों से हंसने लगता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम मेनोली और लोली को
को देखते हैं जहाँ पर वे दोनों अभी तक मरे नहीं थे। फिर लोली कहती है कि ये सब उस लड़के ने किया और फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रिम जो ओरिहिमे को कह रहा था कि अपनी पावर को यूज करके अपने चेहरे पर लगे हुए घाव को हील कर लो, पर ओरिहिमे अपने घाव को हील करने की बजाय लोली को हील करने के लिए दौड़ पड़ती है और उसके पास जाकर वो उसे हील करने के लिए रेडी हो जाती है। पर तभी लोली डरते हुए कहती है कि तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम उससे दूर रहो, और यह बोलते ही वो उसे एक चाटा मार देती है। पर ओरिहिमे इसका कुछ जवाब नहीं देती और फिर लोली को हील करने लगती है और उसे हील करने के बाद ही वो मेनोली के पास जाती है जो कि इस वक्त तक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। पर ओरिहिमे अपनी पावर्स को यूज करते हुए मेनोली को फिर से हील करने लगती है, या तो फिर कहें कि उसे एक तरह से दूसरा जीवन देने लगती है। यह देखकर लोली हैरान रह जाती है और कहती है कि आखिरकार इस लड़की में इतनी पावर्स आई कहां से। इसी के साथ हमें एक बार फिर से ईसिडा दिखाया जाता है जिस पर कई सारे अरानकार्स अटैक कर रहे थे। ईसिडा उन पर अपने एरो से अटैक करके उनके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था, पर पता नहीं क्यों जब से उसने ग्रैंड्स पर अटैक किया था तभी से उसके अटैक्स उतने इफेक्टिव नहीं हो रहे थे। इधर वहीं पास में ही हमें पेसे दिखाया जाता है जो कि ईसिडा को फाइट करते हुए देख रहा था। वो कहता है कि आखिरकार उर्यू ईसिडा को इतना टाइम क्यों लग रहा है, वो तो इन सभी से ज्यादा पावरफुल है। पर तभी ईसिडा के पीछे से एक अरानकार अटैक कर देता है। पेसे ईसिडा को चेतावनी देते हुए कहता है कि अपने पीछे देखो। पेसे की बात सुनते ही ईसिडा वहाँ से हट जाता है और उस अरानकार के अटैक से भी बच जाता है। इधर हम देखते हैं कि ग्रैंड्स को पेसे के वहाँ पर होने का एहसास हो चुका था और वो इस वक्त उस टनल की तरफ देख रहा था जहाँ पर पेसे छुपा हुआ था, पर क्योंकि पेसे अभी थोड़ा पीछे चला गया था इसीलिए ग्रैंड्स उसे देख नहीं पाता है। इधर हम देखते हैं कि ईसिडा पर एक अरानकार ने एक जानलेवा हमला कर दिया था जिसे ईसिडा ब्लॉक नहीं कर पाता, पर तभी वहाँ पर रेंजी आ जाता है और ईसिडा को बचा लेता है और फिर ईसिडा से कहता है कि तुम यहाँ पर बस खड़े मत रहो, कुछ सोचो क्योंकि इस फाइट को जीतने का कोई तरीका तो जरूर होगा। जिस पर ईसिडा कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है। या सुनते ही रेंजी कहता है कि चलो इसे ट्राई करते हैं और फिर हम देखते हैं कि इस वक्त ग्रैंड्स और उसके सभी अरानकार्स एक तरफ थे और दूसरी तरफ उर्यू, ईसिडा और रेंजी आबाद आए थे। इधर हम देखते हैं कि पेसे उस टनल से नीचे गिर गया था जिसकी वजह से उसे चोट लग गई थी। फिर पेसे खुद से ही कहता है कि शायद इन लोगों ने मुझे अभी तक नोटिस नहीं किया, पर मुझे यहाँ पर एक जाना पहचाना स्पिरिचुअल प्रेशर का एहसास हो रहा है। और तभी उसकी नजर उन सभी अरानकार से होते हुए कुछ पीछे जाती है जहाँ पर उसे कोई दबा हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सोचता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि शायद ये दंदो चाका है। दंदो चाका को ऐसी हालत में देखते ही पेसे कहता है कि शायद वो रेंजी के साथ आया था और इस लड़ाई में मारा गया। पर एक मिनट, क्या पता अभी तक वो मरा ना हो, क्या पता मैं शायद उसे अभी भी बचा सकता हूँ। या बोलते ही पेसे दंदो चाका की तरफ जाने लगता है और खुद से ही कहता है कि शायद ये अरानकार मुझे नोटिस ना कर पाए। पर तभी हम देखते हैं कि एक अरानकार ने उसकी बात को सुन लिया था और फिर वो अपने साथ के सभी अरानकार से कहता है कि क्या तुमने वो आवाज सुनी, कहीं वो कोई कॉकरोच ना हो। जिस पर एक दूसरा अरानकार कहता है कि अगर वो कॉकरोच भी होगा फिर भी तुम्हारे जैसे बड़े अरानकार के लिए उससे डरने का कोई तर्क नहीं बनता। पर तभी वो अरानकार कहता है कि मुझे कॉकरोच से बहुत ज्यादा डर लगता है। इधर हम देखते हैं कि पेसे दंदो चाका तक पहुंच चुका था। वहां पर पहुंचते ही वो कहता है कि ये सभी अरानकार पागल हैं, इन्होंने मुझे नोटिस ही नहीं किया, या फिर शायद थोड़ा मोड़ा नोटिस किया होगा, पर छोड़ो जाने दो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इधर पेसे के स्पिरिचुअल प्रेशर को महसूस करते हुए दंदो चाका उस मलबे से बाहर निकल जाता है और कहता है कि पेसे तुम मुझे बचाने के लिए आए थे, मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर ही चले जाओगे। जिस पर पेसे कहता है कि तुम जब खुद से बाहर निकल सकते थे तो तुम उसके अंदर क्या कर रहे थे। जिस पर दंदो चाका रोते हुए कहता है कि मैं उस मलबे के अंदर दबे होकर मरने की एक्टिंग कर रहा था ताकि मैं उन सभी स्पाडा से बच सकूं। और फिर दंदो चाका बहुत ही जोर जोर से रोने लगता है। इधर उन दोनों की आवाज सुनकर वे सभी अरानकार उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ पड़ते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि उन सभी अरानकार पर किसी ने हमला कर दिया था जिसकी वजह से वे सभी कुछ दूर जाके गिरते हैं। और फिर हमें रेंजी दिखाया जाता है जिसने उन सभी अरानकार पर अपने सीकाई से अटैक किया था। और फिर आगे रेंजी अपने सीकाई का यूज करते हुए ग्रैंड्स पर भी अटैक कर देता है और आगे जाकर खुद को और ग्रैंड्स को एक साथ ही बांधने लगता है। उसे ऐसा करता देखकर ग्रैंड्स कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खसक चुका है, क्योंकि इस तरह से तो हम दोनों मारे जाएंगे। जिस पर रेंजी कहता है कि मैंने अभी तक एक पावर को अच्छे से कंट्रोल करना सीखा नहीं है
और वो है मेरा कीडो। जिस पर ग्रैंड कहता है कि मैंने तुम्हारी सभी पावर्स की एनालिसिस कर ली है, तो तुम्हारे पास किसी भी प्रकार की पावर हो वो मेरा कुछ नहीं कर सकती। रेंजी बोलता है कि तुम अभी मेरी बात को अच्छे से समझ नहीं रहे हो, मेरा कीडो अभी मेरे कंट्रोल में रहता नहीं है, तो अगर मैं उसे अटैक करूंगा तो शायद हम दोनों मारे जाएंगे। और यही एक सही तरीका है ये पता करने का कि हम दोनों में से ताकतवर कौन है, क्योंकि अंतिम में जो बचा रहेगा वही ताकतवर रहेगा। और यह बोलने के साथ ही रेंजी अपने कीड़ों से वहां पर एक तगड़ा ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से ग्रैंड इस वक्त बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। पर हम देखते हैं कि रेंजी इतना ज्यादा जख्मी हो चुका था कि वो जमीन पर गिर पड़ता है। इधर ग्रैंड कहता है कि इस कमीने ने आखिरकार इतनी ज्यादा पावर्स लाई कहां से। पर तभी हमें कुछ दूरी पर ही ईसिडा खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही हुआ। और फिर वो ग्रैंड को बताता है कि तुम लोगों पर दूर से अटैक करते हो, इसीलिए तुम किसी को अपने पास नहीं आने देते, क्योंकि तुम्हें पास से ऑब्जर्वेशन करने में कुछ प्रॉब्लम जरूर होती है। यह सुनकर ग्रैंड कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि ईसिडा ने अपने सभी जाले स्नाइडर्स को एक सर्कुलर शेप में कुछ इस तरह से जमीन पर रख दिया था, जो कि एक सेंटर पॉइंट पर फोकस करते हुए ग्रैंड को कैद कर लेते हैं। जिस पर ग्रैंड कहता है कि ये नामुमकिन है, मैंने तुम्हारे सभी वेपन्स को सील कर दिया था और मैंने तो तुम्हारे स्पिरिचुअल प्रेशर को भी इस रूम में सील कर दिया, तो तुमने आखिरकार ये कैसे किया। जिस पर ईसिडा कहता है कि वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरा जाला स्नाइडर यहाँ पर आसपास मौजूद सभी रेसिस को एब्जॉर्ब करके अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। ईसिडा के यह कहते ही वो पेंटागन जैसे दिखने वाला सील स्टार्ट हो जाता है और उसके स्टार्ट होते ही वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज होता है, जिसकी वजह से ग्रैंड बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। इधर ईसिडा पूरे स्टाइल के साथ वहाँ से जाते हुए पेसे और दंदो चाका से कहता है तो चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि ग्रैंड इस वक्त पूरी तरह से मारा जा चुका है और वो सिर्फ और सिर्फ रेंजी की मदद की वजह से। पर तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड अभी तक मरा नहीं था, पर वो इतने खराब हालत में था कि उसके कपड़े फट चुके थे और उसके शरीर पर कई सारे जख्म भी थे। ग्रैंड खड़े होते हुए हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोगों ने मुझ पर इतना खतरनाक हमला किया। और तभी वो अपने पास में ही मौजूद एक अरानकार को अपने हाथों से एक बॉल के शेप में डिजाइन करता है और उसे खाने लगता है। उसके खाते ही वो फिर से अपने पहले वाले स्टेट में आ जाता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इधर उसे ठीक होता हुआ देखकर ईसिडा और रेंजी शॉक्ड रह जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड वहाँ से बिना कुछ बोले जाने लगता है, जिस पर ईसिडा कहता है कि क्या हुआ, तुम डर गए, आखिरकार तुम बिना लड़ाई किए जा कहाँ पर रहे हो। जिस पर ग्रैंड कहता है कि तुम्हें दिखता नहीं कि मेरे सभी कपड़े फट चुके हैं, तो मैं जा रहा हूँ अपने कपड़े बदलने के लिए और मैं वहाँ से जब लौटूंगा तो अपना बदला जरूर लूंगा। पर हाँ, तब तक अगर तुम लोग चाहो तो थोड़ा रेस्ट करके अपनी पूरी पावर लगाने के लिए रेडी हो सकते हो, और जब मैं उधर से आऊंगा तो मैं तुम लोगों को एक कुत्ते की मौत मारने का कोई तरीका भी सोचते हुए आऊंगा। यह बोलते ही ग्रैंड वहाँ से जाने लगता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम नेल को देखते हैं। नेल के सामने इस वक्त इचिगो ऑलमोस्ट मरा पड़ा था। नेल रोते हुए इचिगो के पास जाने लगती है और उससे कहती है कि इचिगो तुम बस कुछ समय रुको, मैं तुम्हारे पास आने ही वाली हूँ। पर तभी वहाँ पर ग्रिमजो आ जाता है और आते ही वो नेल से कहता है कि उसके पास जाने की हिम्मत भी मत करना। जिस पर नेल कहती है कि मास्टर ग्रिमजो, आप तो सिक्स्थ स्पाडा हैं। पर ग्रिमजो उसकी बात पर कुछ भी ध्यान नहीं देता और इचिगो को एक जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से इचिगो कुछ दूर जाके गिरता है। पर तभी हम देखते हैं कि ग्रिमजो एक कपड़े से ओरिहिमे को बाहर निकालता है। ओरिहिमे इचिगो की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर ग्रिमजो कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, तो जल्दी से उसे हील करो। यह सुनते ही ओरिहिमे इचिगो को हील करने लगती है। इधर ओरिहिमे को इचिगो की चेस्ट पर एक निशान दिखता है, जिसे देखकर वो बोलती है कि आखिर इतना खतरनाक निशान इसे दिया किसने। जिस पर ग्रिमजो कहता है कि ये उल्कियोरा का किया हुआ है, वो जिसे भी मारता है वो उस पर अपने जैसे निशान बना देता है। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उल्कियोरा वहाँ पर पहुँच चुका था जहाँ पर ओरिहिमे को कैद करके रखा गया था। वहाँ पर पहुँचते ही उल्कियोरा मेरोनी और लोली से पूछता है कि ये सब किसने किया, जिस पर वे बताती हैं कि ये सब कुछ ग्रिमजो का किया हुआ है। इधर हम देखते हैं कि इचिगो अब ठीक हो रहा था और जैसे ही वो ठीक होता है उसकी नजर नेल और ओरिहिमे पर जाती है, जिन्हें देखकर वो सोचता है कि इनको यहाँ पर कौन लेकर आया है। पर तभी उसकी नजर ग्रिमजो पर जाती है और वो गुस्से के साथ बोलता है, ग्रिमजो, आखिरकार तुम यहाँ पर ओरिहिमे को क्यों लेकर आए हो।
जिस पर ग्रीमजो कहता है कि ये तो बहुत ही आम बात है, मैं यहाँ पर ओरिहिमे को इसलिए लेकर आया हूँ ताकि ये तुम्हें हील कर सके और फिर मैं तुम्हें मार सकूं। यह सुनते ही ओरिहिमे हैरान रह जाती है और कहती है कि क्या तुम इसे मारना चाहते हो? जिस पर ग्रीमजो कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं लेकर आता तो वैसे भी इचिगो मारा जाता, तो जल्दी से अपनी ये बकवास बातें बंद करो और उसे हील करो, क्योंकि किसी भी वक्त उल्कियोरा को ये पता चल जाएगा कि तुम वहाँ पर नहीं हो और फिर वो यहाँ पर जरूर आएगा। पर तभी अचानक से उल्कियोरा ग्रीमजो के पीछे आ जाता है और ग्रीमजो से कहता है कि तुम इस वक्त कर क्या रहे हो? क्या तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि तुम्हारी इस गलती की वजह से कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है? पर ग्रीमजो कुछ जवाब नहीं देता। उल्कियोरा कुछ आगे जाते हुए कहता है कि मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, तुम आखिरकार उस एनिमी को हील क्यों कर रहे हो जिसे मैंने पहले ही हरा दिया है? पर ग्रीमजो उल्कियोरा की बात को नहीं सुनता है और उस पर अटैक कर देता है। उल्कियोरा ग्रीमजो के अटैक को अपने एक ही हाथ से ब्लॉक कर लेता है, बट तभी अचानक से ग्रीमजो अपने शेरों का यूज करते हुए फिर से उल्कियोरा पर अटैक करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे कितना डरते हो, भले ही तुम मुझसे रैंक में 1 नंबर आगे हो, पर फिर भी तुम्हारी पावर्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है। पर तभी हम देखते हैं कि उल्कियोरा उस अटैक से बचते हुए ग्रीमजो पर एक काउंटर अटैक करता है, जिसकी वजह से वे दोनों उस कैसल को तोड़ते हुए बाहर आ जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि ग्रीमजो अपने एक हाथ का यूज करते हुए एक छोटी सी चीज उल्कियोरा के चेस्ट में छोड़ देता है, जिसकी वजह से उल्कियोरा वहीं पर सील हो जाता है। उल्कियोरा को सील करते ही ग्रीमजो नीचे आ जाता है, जहाँ पर ओरिहिमे उससे पूछती है कि तुमने अभी क्या किया, जिस पर ग्रीमजो बताता है कि वो एक सीलिंग टेक्निक थी जो कि सभी स्पार्टर्स को लॉर्ड आइजन ने दी थी और उसे हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, तो मैंने उसका एक बार यूज करके उल्कियोरा को सील कर दिया। पर मुझे नहीं लगता उल्कियोरा जैसे स्पार्टा जो कि इतना हाई लेवल का स्पिरिचुअल प्रेशर पसेस करता है उसको 2 या 3 घंटे से ज्यादा रोक पाएगा, तो तुम जल्दी से इचिगो को हील करो ताकि मैं उसे मार सकूं। यह सुनते ही ओरिहिमे कहती है कि मैं उसे हील नहीं करूंगी, जिस पर ग्रीमजो आगे जाकर ओरिहिमे का गला पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेश को टुकराने की। पर तभी हम देखते हैं कि ग्रीमजो के हाथ को इचिगो ने पकड़ लिया था, जिसे देखकर ग्रीमजो और ओरिहिमे हैरान रह जाती हैं। इचिगो ग्रीमजो के हाथ के झटकते हुए कहता है कि ओरिहिमे जैसा ये कह रहा है तुम मुझे हील कर दो और साथ में ही इसे भी हील कर दो ताकि हम दोनों अपने इक्वल पावर्स में लड़ सकें, जिस पर ग्रीमजो कहता है कि तुम शायद मुझे हील करके गलती कर रहे हो। इचिगो कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसीलिए हील करवा रहा हूँ ताकि हम दोनों इक्वल पावर्स में लड़ सकें, जिसकी वजह से बाद में जब तुम हार जाओ तो तुम्हारे पास ये बहाना ना हो कि तुम उस वक्त अपनी पूरी पावर के साथ नहीं लड़ रहे थे। यह सुनते ही ग्रीमजो भड़क जाता है और इचिगो पर अटैक कर देता है, बट इचिगो अपने जंपाक्टू का यूज करते हुए ग्रीमजो के अटैक को ब्लॉक कर जाता है। पर फिर हम देखते हैं कि उन दोनों ने फाइट स्टार्ट नहीं की, क्योंकि इचिगो और ग्रीमजो अभी तक हील नहीं हुए थे। आगे इचिगो पूरी तरह से हील होके नॉर्मल हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि इचिगो और ग्रीमजो ने अपनी फाइट स्टार्ट कर दी थी। फाइट स्टार्ट होते ही ग्रीमजो ने अपने एक शेरों से इचिगो पर अटैक किया था, पर इचिगो भी अपने गेसुगा टेंसो का अटैक करते हुए उसके शेर को बीच में ही ब्लॉक कर दिया। पर तभी हम देखते हैं कि एक शेरो जाके डायरेक्ट इचिगो को हिट करता है, जिसकी वजह से इचिगो नीचे गिरने लगता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रीमजो अपने जंपाक्टू से अपने हाथ को काटता है और फिर एक नए प्रकार के शेरो जिसे वो अल्टीमेट शेरो बोल रहा था उसका यूज करता है और कहता है कि इस शेरो को सिर्फ एक स्पाडा ही यूज कर सकता है, और फिर वो इचिगो पर उस अल्टीमेट शेरो से हमला कर देता है। वो अल्टीमेट शेरो जाके डायरेक्ट इचिगो को हिट करता है और वहाँ पर धुंध छा जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि इचिगो उस धुंध से निकलता है और अब वो होलोफाइड हो चुका था और उसके चेहरे पर एक होलो वाला मास्क भी था और इस वक्त वो देखने में बहुत ही ज्यादा बैड एस लग रहा था, जिसे देखकर ग्रीमजो कहता है कि अब होगी हमारी असली लड़ाई, क्योंकि मुझे तुम्हारी इसी फॉर्म का इंतजार था। इधर इचिगो ओरिहिमे से कहता है कि जल्दी से अपने आप को एक बैरियर के जरिए प्रोटेक्ट कर लो और साथ में ही नेल को भी प्रोटेक्ट करो, क्योंकि अब ये लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं होने वाली। इधर नीचे हम देखते हैं जहाँ पर ग्रीमजो अपनी रेजरसियन वाली फॉर्म को अडेप्ट कर चुका था। अपनी रेजरसियन फॉर्म में आते ही ग्रीमजो का लुक पूरी तरह से चेंज हो जाता है और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज होने लगता है, जिस पर ग्रीमजो हंसते हुए कहता है कि अब मैं अपनी पूरी पावर में लड़ने वाला हूँ, तो तुम भी अपना पूरा जोर लगाना। या बोलने के साथ ही ग्रीमजो इचिगो पर अटैक कर देता है, बट इचिगो ग्रीमजो के उस अटैक को ब्लॉक कर जाता है और फिर वे दोनों अपने जंपाक्टू से लड़ने लगते हैं। आगे इचिगो अपने गेसुगा टेंसो से ग्रीमजो पर अटैक करता है, बट ग्रीमजो इचिगो के गेसुगा टेंसो को रोकते हुए एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से इचिगो जाकर एक दीवार से टकरा जाता है। ग्रीमजो इचिगो के पास जाता है और कहता है
कि तुमने शायद अपनी मास्क की टाइम को और ज्यादा बढ़ा लिया है, क्योंकि जब हम पिछली बार मिले थे तब तुम अपने होलो फाइट फॉर्म को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर पा रहे थे। पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे तुम्हें मारने में और भी मजा आ रहा है। जिस पर इचिगो कहता है, अगर ऐसी बात है तो अब मैं तुम्हें मेरी असली पावर दिखाता हूँ। यह बोलने के साथ ही इचिगो अपने जंपाक्टू से ग्रिमजो के चेस्ट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ग्रिमजो के चेस्ट पर एक मार्क आता है और वहाँ से खून निकलने लगता है। आगे हम देखते हैं कि ग्रिमजो ने इचिगो पर एक अटैक करके उसे जमीन पर पटक दिया था और उस पर फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ पड़ता है। बट इचिगो ग्रिमजो के अटैक को ब्लॉक करते हुए उसी पर अपनी जंपाक्टू से अटैक कर देता है और वे दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। उन दोनों की लड़ाई की वजह से वहाँ पर इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज हो रहा था कि वहाँ पर मौजूद सभी चीजें टूट रही थी और उनकी लड़ाई को देखकर ओरिहिमे भी बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। पर तभी अचानक से ग्रिमजो एक रॉकेट जैसा अटैक इचिगो पर करता है, बट वो अटैक जाके डायरेक्ट ओरिहिमे को लगने वाला था। पर तभी उसके आगे इचिगो आ जाता है और वो इचिगो को लग जाता है। इधर ओरिहिमे इचिगो को उसके होलो फाइट मास्क में देखती है, जिसे देखकर उसे अपने भाई की याद आ जाती है, क्योंकि उसका भाई भी एक समय पर एक अरानकार बन चुका था। पर तभी इचिगो कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, इन अटैक से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर इचिगो नीचे जाते हुए फिर से ग्रिमजो पर अटैक कर देता है और वे दोनों लड़ने लगते हैं। आगे हम नेल को देखते हैं, जो कि खुद से ही बोल रही थी कि इचिगो अपने इस मास्क वाली फॉर्म में भी मास्टर ग्रिमजो से कम ही पावरफुल है और वो इस वक्त पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा मार भी खा रहा है। फिर नेल सोचती है कि क्यों ना हम इचिगो को चीयर अप करें और वो ओरिहिमे से कहती है कि इचिगो वहाँ पर तुम्हारे लिए फाइट कर रहा है, तो क्या तुम उसके लिए चीयर अप भी नहीं कर सकती। यह सुनकर ओरिहिमे सोचने लगती है कि इचिगो की वो आंखें इचिगो की थी ही नहीं, वो एकदम मेरे भाई की तरह थी, इसीलिए मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं इचिगो भी एक होलो ना बन जाए। पर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इचिगो इस वक्त ग्रिमजो से बहुत ही ज्यादा मार खा रहा था और वो इस वक्त इतना ज्यादा पिट चुका था कि वो अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ग्रिमजो भी काफी जख्मी था, पर वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इचिगो इस वक्त ग्रिमजो से कुछ दूरी पर था, जहाँ पर ग्रिमजो कहता है कि शायद अब तुम अपनी लिमिट्स को बहुत ज्यादा पुश कर चुके हो। और यह बोलने के साथ ही ग्रिमजो इचिगो की जान लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उस पर अटैक कर देता है। बट तभी हम देखते हैं कि इचिगो के ऊपर से ओरिहिमे की आवाज आती है, जो कि रोते हुए कहती है कि तुम्हें मेरे लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम अपने आप को चोट मत पहुंचाना इचिगो। यह सुनते ही इचिगो ग्रिमजो के उस हाथ को पकड़ लेता है जिससे ग्रिमजो उस पर अटैक कर रहा था और कहता है कि अभी मेरा हारने का कोई भी इरादा नहीं है। और यह बोलने के साथ ही वो अपने जंपाक्टू का यूज करते हुए ग्रिमजो पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ग्रिमजो आधे पर से ही काफी ज्यादा कटते हुए जख्मी हो जाता है। पर फिर हम देखते हैं कि ग्रिमजो ने इचिगो की जंपाक्टू को अपने हाथों में पकड़ रखा था और वो कहता है कि तुम कितने जिद्दी हो, तुम मर क्यों नहीं जाते। पर तभी हम देखते हैं कि ग्रिमजो इचिगो से कुछ दूरी पर चला जाता है और इचिगो से कहता है कि मैं अब तुम पर अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक का यूज करने वाला हूँ। और यह बोलने के साथ ही वो अपने डेस्गैरॉन से इचिगो पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। बट इससे पहले कि वो इचिगो पर अटैक कर पाता, इचिगो भी उस अटैक को डॉज करने के लिए रेडी था। फिर ग्रिमजो अपने डेस्गैरॉन से इचिगो पर अटैक कर देता है और इधर से इचिगो भी अपने जंपाक्टू से ग्रिमजो के डेस्गैरॉन को बीच में से ही काटते हुए ग्रिमजो के पास पहुंच जाता है और उसके चेस्ट में अपनी जंपाक्टू घुसाकर आर पार कर देता है, जिसकी वजह से ग्रिमजो जमीन पर गिर पड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि स्पाडा नंबर 6 यानी कि ग्रिमजो मारा जा चुका है। इधर इचिगो एयर में उड़ते हुए ही ओरिहिमे के पास जाने लगता है और उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो। पर तभी ओरिहिमे उससे पूछने वाली थी कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर इचिगो कहता है कि इस बार मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम्हें कोई चोट लगी है। पर तभी अचानक से नेल इचिगो पर कूद पड़ती है और रोते हुए कहती है कि नेल इस वक्त बहुत खुश है कि तुम अभी तक नहीं मरे। पर तभी इचिगो उससे कहता है कि तुम मुझ पर ऐसे नहीं कूद सकती, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही मुझ पर कूदती रहोगी तो किसी दिन मैं तुम्हारी वजह से जरूर मारा जाऊंगा। और फिर इचिगो ओरिहिमे के पास जाने लगता है, जिसे देखकर ओरिहिमे खुश हो जाती है और फिर वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और आसमान की तरफ देखने लगते हैं। और इसी के साथ ब्लीच का सीजन 8 यानी कि अरानकार द फियर्स फाइट आर्क खत्म हो जाता है। तो